जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में घटना चक्र पॉलिटी 2025 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं साथियों इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन ये कहता है साथियों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने दिया था। या ध्यान रखिए साथियों, इनमें से सबसे पहले पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले की बात नहीं हो रही है। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे पहले किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार रखा था, ठीक है। इसका आंसर है साथियों स्वराज पार्टी 1934 में। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और यह प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। यानी कि वयस्क एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर एक संविधान सभा बनाई जाएगी और जो वो संविधान सभा भारतीयों का संविधान बनाएगी, ठीक है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। यानी कि भारतीय पहली बार संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आप मान लीजिए संस्था के तौर पर स्वराज पार्टी ने ही की थी 1934 में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं साथियों। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले इनमें से किसने ये कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए। इसका सही उत्तर है एम.एन. रॉय, ठीक है साथियों। एम.एन. रॉय ही वो पहले व्यक्ति थे या व्यक्तिगत स्तर पर एम.एन. रॉय ने ही ये कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए। जहां संस्था के स्तर की बात आ रही है तो आप बात करेंगे स्वराज पार्टी की, और व्यक्तिगत स्तर की बात आ रही है तो आप एम.एन. रॉय जी की बात करेंगे। और दोनों ने 1934 में ही ये कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान बने, इसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है साथियों। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। वैसे किया तो इसने भी था, कैबिनेट मिशन ने भी किया था साथियों, जो 1946 में आया था। लेकिन इसमें पहले पूछा है तो पूछा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आंसर दिया है तो यही इसका ऑप्शन सी, इसी आधार पर इसका आंसर दिया है कि इनमें से सबसे पहले किसने ये कहा था, ठीक है। ये ब्रिटिश संस्थाएं हैं, ब्रिटिश डेलीगेशंस हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 में दिया था, याद रखिएगा 1942। ये तीनों तरीके के क्वेश्चन हो गए साथियों। भारतीयों में सबसे पहली जो संस्था थी वो स्वराज पार्टी थी 1934 में, व्यक्तिगत स्तर पर एम.एन. रॉय जी थे। और ब्रिटेन की कोई संस्था या डेलीगेशन या कोई मिशन था, वो सबसे पहले था क्रिप्स मिशन, उसने बात कही थी 1942 में, ठीक है। तीनों तरीके से क्वेश्चन हो गए अलग अलग डायरेक्शन से, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है तीनों। आगे बढ़ते हैं साथियों। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, ठीक है। इसका आंसर है साथियों बी, 10 लाख। ये मैंने आप वीडियो में बताया था कि संविधान सभा में ऑन एन एवरेज लगभग 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन हुआ था। ये निर्वाचन डायरेक्ट नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर निर्वाचन हुआ था और ये निर्वाचन केवल और केवल ब्रिटिश भारत से हुआ था, ध्यान रखिएगा। जो देसी रियासतें थी वहाँ पर वोटिंग नहीं हुई थी। वहाँ पर रियासतों के जो हेड थे, प्रमुख थे, उन्होंने एक सदस्य को नॉमिनेट किया था, ठीक है। 4 तरीके से इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन की और 4 पॉइंट्स उसमें बताए आपको कि लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था और ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, ठीक है। आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भी उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी सबसे ज़्यादा थी,
परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश से ही या उस समय का जो संयुक्त प्रांत था उससे ही सबसे ज़्यादा सदस्य निर्वाचित होकर संविधान सभा में गए थे। ठीक है साथियों, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं एक बार। अगला देखते हैं साथियों, 5वां क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है साथियों, कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिशों के आधार पर ही हमारी संविधान सभा बनी थी, इसलिए कैबिनेट मिशन का स्ट्रक्चर क्या था, इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन कौन इसके मेंबर थे, ये जान लेना बेहद जरूरी है। ठीक है साथियों, यानी कि इसका आंसर है विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ये जो कैबिनेट मिशन था ये 3 सदस्यीय था, इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये वही व्यक्ति सदस्य थे, और AB अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे, ये नौसेना मंत्री थे उनके, और स्टैफोर्ड क्रिप्स वही है जो क्रिप्स मिशन 1942 वाले। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं तेजी से, इसको एक्सप्लेनेशन को आप स्वयं भी देख लीजिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, या जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है, एक डिफरेंस आप समझिए, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्रिप्स मिशन ने कहा था कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए, लेकिन इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर कोई संविधान सभा नहीं बनी थी। ठीक है, संविधान सभा बनी थी वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर बनी थी 1946 में। ठीक है, इसलिए कैबिनेट मिशन बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के स्तर से भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग कब हुई थी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों, 7वां क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार इंटर्म गवर्नमेंट में कार्यपालिक परिषद के उपसभापति थे। ठीक है साथियों, जो हमारे नेहरू जी थे ये इस सरकार के उपसभापति थे, और जो वायसराय थे उस समय वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। माउंटबेटन जी तो इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे और नेहरू जी इसके उपाध्यक्ष थे, उपसभापति थे। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा विभाग था उसको लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। कहने का मतलब ये है कि इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जो अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके हेड, जिसके उपसभापति नेहरू जी थे, और उसमें इनमें से कौन सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है साथियों, इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो अंतरिम सरकार भी गठित हुई थी ना, ये भी कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर गठित हुई थी। इसमें जो C राजगोपालाचारी थे ये शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। माउंटबेटन इस अंतरिम सरकार के सभापति थे और नेहरू जी इसके उपसभापति थे, और S राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे, और राजगोपाला जी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन जी सदस्य थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको आप खुद एक्सप्लेन कर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप खुद देखिएगा। मैं अगला क्वेश्चन 10th बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के विषय में सत्य है। ठीक है साथियों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो लास्ट के जो पॉइंट हैं, सत्य है, असत्य है नहीं है, इनको हमेशा आप मार्क करिएगा। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को मार्क कर रहा हूँ, मार्क करिएगा, ये गलतियां कम करवाएगा आपसे, और एक एक दो दो क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं तो वो आपका सिलेक्शन करवाते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कि संविधान सभा के विषय में सही है पूछ रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं साथियों।
वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? बिल्कुल नहीं साथियों। क्या वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? क्या आम लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था? बिल्कुल नहीं, गलत है ये पहला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर नहीं बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित थी। और 1937 में जो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए थे उसमें जो एमएलएज निर्वाचित हुए थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। तो पहला बिल्कुल गलत है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बिल्कुल गलत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी संविधान सभा। साथियों, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये होता है कि जनता जहाँ पे खुद वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुन रही है, ठीक है। लेकिन साथियों, यह जनता ने तो संविधान सभा के लिए डायरेक्ट वोटिंग की नहीं थी। जनता ने जिन प्रतिनिधियों को या उन एमएलएज को 1937 में चुना था उन एमएलएज ने वोटिंग की थी, यानी कि ये इनडायरेक्ट वोटिंग हुई थी, ठीक है। वह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल साथियों। कैसे बहुदलीय निकाय था? इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सांसद थे, संविधान सभा में मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, कई स्वतंत्र समूहों से भी सांसद निर्वाचित होकर आए थे, सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। ये बिल्कुल सही है इसका। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। झंडा समिति थी, कार्य संचालन समिति थी, कुल मिलाकर 21 या 22 समितियां थीं संविधान सभा की जिन्होंने मिलकर संविधान का निर्माण किया। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन इसका सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा। अनेक समितियां थी, 21-22 के आसपास समितियां थी और बहुदलीय निकाय था, एक से ज़्यादा दल के लोग थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी और कई स्वतंत्र समूह भी थे, ठीक है। कुछ लेफ्ट विंग के या कम्युनिस्ट पार्टियों के भी मेंबर गए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला 11वां क्वेश्चन। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन, कौन से कथन सही हैं, ठीक है। अंडरलाइन करिए, संविधान सभा के कौन से कथन सही हैं उपरोक्त में से। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, बिल्कुल सही है, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बिल्कुल गलत है साथियों। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत, बहुदलीय मैं बता चुका हूं। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी ठीक है साथियों, ठीक है। तो इसका अगर ऑप्शन ए और डी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ए और डी इसका ऑप्शन सही है साथियों। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जहाँ तक है बिल्कुल वैसा का वैसा ही उतार दिया गया है। वो आईएएस 1993 प्रीलिम्स में पूछा गया था और ये राजस्थान में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। देखिए साथियों किस तरीके से पुराने क्वेश्चंस को उठाकर आज पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? यानी कि संविधान सभा के बारे में गलत कथन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं गलत पूछा जा रहा है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे पूछ गलत रहा है, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियंस और पारसियों को सभी ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सभी पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, यही हमारा आंसर है साथियों इसका, ठीक है। संविधान सभा का जो निर्वाचन था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है। जो एमएलएज 1937 की विधानसभा में चुनकर आए थे अलग अलग राज्यों में, उन्होंने वोटिंग की थी संविधान सभा के सदस्यों के लिए। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये बात पता होगी ना, तो इसके आधार पर आप ये इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे, ठीक है। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन है इसका एक्सप्लेनेशन, याद रखिएगा बिल्कुल। भारत के संविधान का प्रारूप, अगला क्वेश्चन है, प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? बिल्कुल नहीं, नामित नहीं किया था, ब्रिटिश संसद ने थोड़ी नामित किया था। हमारे हमारे देश के लोगों ने उन्हें निर्वाचित किया था, बस निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, लोगों ने डायरेक्ट निर्वाचन नहीं किया था। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? बिल्कुल नहीं साथियों, ध्यान रखिएगा, ये नामित नहीं थे, ठीक है, ये निर्वाचित थे। ब्रिटिश भारत में निर्वाचन हुआ था। ये अलग बात है कि जो रियासतें थीं वहाँ पर निर्वाचन, वो नॉमिनेशन हुआ था, वहाँ पर रियासतों के प्रमुखों को अपनी रियासत से एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार दिया था कैबिनेट मिशन ने, लेकिन ये ब्रिटिश संसद या गवर्नर जनरल को अधिकार नहीं दिया था, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, गलत है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सही है। 1937 में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे उनके एमएलएज ने संविधान सभा में वोटिंग की और सदस्यों का निर्वाचन किया। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि ये जो इलेक्शन हुआ है वो ब्रिटिश भारत के लिए था, रियासतों के लिए प्रावधान नहीं था। रियासत में नॉमिनेशन का प्रावधान था और रियासत के प्रमुखों को ये अधिकार दिया गया था कि आप किसी भी व्यक्ति को संविधान सभा के लिए अपने क्षेत्र से नामित कर सकते हैं। तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों। 14वां क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, गलत है साथियों, बताता रहा हूं मैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित का तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, वोटिंग हुई थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, गलत, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है। तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा, गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनको नॉमिनेट किया था, नामित किया था, गलत बिल्कुल। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ठीक है। प्रांतीय सभाओं द्वारा, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, रियासतों में नामांकन हुआ था, ध्यान रखिएगा, और जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पर वोटिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो इसका आंसर बदल जाता। मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे आप ये स्थायी की जगह मान लीजिए यहाँ लिखा है पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, तब इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है साथियों, पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और वो अस्थायी अध्यक्ष भी थे। जैसे प्रोटेम स्पीकर वगैरह का जो काम होता है, कुल मिलाकर सच्चिदानंद सिन्हा जी की भी भूमिका वही थी अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। आगे बढ़ते हैं साथियों। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। 9 दिसंबर 1946 को पहले अध्यक्ष तो भाई हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे संविधान सभा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा की जाएगी। उद्घाटन यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक होती है, और पहली बैठक को ही हम उद्घाटन अधिवेशन बोलते हैं, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत की संविधान
निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर यहाँ पर आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन या क्वेश्चन बन सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब आप बस इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन चौथे की जगह यहाँ पर जो नेहरू जी की जगह मैं सच्चिदानंद सिन्हा जी कर दे रहा हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, चाहे वो ये मतलब कुल मिलाकर ये क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, या एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चूंकि सच्चिदानंद सिन्हा जी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं तेजी से। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? फिर वही चीज आई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा थोड़ी ये सॉरी ये थोड़ा सा अलग है। देखिए इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाएगा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम आज़ाद हो जाते हैं 15 अगस्त 1945 को। अब ये कह रहा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा। अब इसके बाद इस डेट के बाद संविधान सभा एक तरीके से स्वतंत्र भारत की संविधान सभा हो जाएगी। और आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद जी ही कंटिन्यू अध्यक्ष रहे थे, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। एक्सप्लेन किस आधार पर किया आप समझिए, क्योंकि क्वेश्चन के आधार पर ही एक्सप्लेनेशन बनेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ठीक है, फ्रैंक एंथोनी। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। उसके बाद H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आप अध्यक्ष भी याद रखेंगे, अस्थायी पहला कौन था, आप उपाध्यक्ष भी याद रखेंगे, फिर आप पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था उसे भी याद रखिएगा, और पहला स्थायी उपाध्यक्ष कौन था उसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष, पहले अस्थाई उपाध्यक्ष, और वो मनोनीत थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। ध्यान रखिएगा, जिस दिन प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसी दिन संविधान सभा की स्थापना भी मानी जाती है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो वो भी आंसर 9 दिसंबर 1946 है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, मतलब संविधान सभा की जिस दिन प्रथम बैठक हुई थी उसी दिन संविधान सभा की स्थापना भी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 23वां क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोनों चीज़ें आ गई, कवर हो गई। 26 नवंबर 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? लिख कर लीजिएगा इसे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है,
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसी को एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को, और उसी में ये बात कही गई थी कि भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य और प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने नेहरू जी ने रखा था, और इसके 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उस उद्देश्य प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी से और साथियों। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है साथियों, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल, नो डाउट, जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसने हमारे संविधान को इफेक्टेड किया है और संविधान के निर्माण को प्रभावित किया है। बिल्कुल, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है साथियों, और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ठीक है, इसको समझिए। मैं सबसे पहले चौथे ऑप्शन को टिक करता हूं। क्वेश्चन करने का तरीका भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मुझे इन तीनों ऑप्शनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ठीक है, राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है हमारे देश में। ठीक है, ठीक है। अब क्या आप राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन कर रहे हैं? लोग क्या राष्ट्रपति को डायरेक्ट निर्वाचित करते हैं? नहीं, गलत है ये। डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता है राष्ट्रपति का, इनडायरेक्ट निर्वाचन होता है। संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य मिलकर निर्वाचित करते हैं। यानी ऑप्शन चौथा इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन चौथा नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर फिर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। भाई प्रियम्बल ही तो हमें बताती है। जब मैंने प्रियम्बल आपको पढ़ाई थी कि 4 चीज़ें बताती है हमें, कि सबसे पहला तो बताती है कि हमारा संविधान ताकत कहाँ से लेता है? हम भारत के लोगों से संविधान हमारा शक्ति ले रहा है। ठीक है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पावर, भारत के लोग हैं। दूसरा वो ये बताती है कि हमारा जो भारतीय राज्य है उसकी प्रकृति क्या है। तीसरा प्रस्तावना ये बताती है कि हमारा जो भारतीय राज्य है उसके उद्देश्य क्या है। और चौथा ये बताती है कि भाई इस प्रस्तावना को हमने कब अंगीकृत किया, कब अपनाया, कब अधिनियमित किया। ठीक है, तो उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल हो रहा है, एक्सप्लेन कर रही है कि हमारे भारतीय राज्य के क्या क्या उद्देश्य। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल, भारत के लोगों से ही तो संविधान ताकत ले रहा है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने साथियों आपको बता दिया है। कभी अक्सर या कई बार ऐसा होता है कि आपको जो ऑप्शन होते हैं उनमें से 2 या 3 ऑप्शन नहीं आ रहे होते हैं, उनकी जानकारी नहीं होती है, तो आप 1 या 2 ऑप्शन के बाद रुक मत जाइए या ये मत सोचिए कि यार ये क्वेश्चन तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आप धैर्य रखते हुए चारों ऑप्शन पढ़िए। ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों।
भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे साथियों। ठीक है, वैसे तो देखिए इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कुल 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समन्वित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये निकटतम सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रखिएगा 11 अधिवेशन हुए थे, आपको सही डिजिट याद रखनी है। 11 अधिवेशन हुए थे, ये आपको याद रखना है कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, जो 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, लेकिन 11 अधिवेशन एक कंप्लीट होने के बाद एक बार संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को फिर दोबारा बैठती है। ठीक है, इसीलिए 11 से थोड़ा ज़्यादा, 1-2 दिन ज़्यादा है, इसलिए आप 11 याद रखिएगा। और उसका नियरेस्ट है 11 से थोड़ा ज़्यादा है तो 12 आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर 12 देना है। वैसे इसका सही आंसर 11 है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1949 को। ठीक है, और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यानी कि गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले संविधान सभा की एक बैठक हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। 33वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर, यानी कि X को सूची Y से मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, ठीक है साथियों, HC मुखर्जी। ठीक है, यानी कि हमें इसमें 2 नाम याद होने चाहिए। ठीक है, एक तो फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, वो अस्थाई थे। अब ये है नहीं फ्रैंक एंथोनी ऑप्शन में, तो हम मान के चलेंगे कि पहले स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, तो पहले का ये जो ऑप्शन है पहले उपाध्यक्ष, ये पहले का 4th हो जाएगा। ठीक है, आराम से धैर्य रखिए। पहले का ए का हमें 4th लगाना है, तो ए का 4th केवल इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का ये, तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति में, लेकिन इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। ठीक है, अब इसका आंसर बी का हो जाएगा तीसरा, KM मुंशी। ठीक है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और उनमें से ये KM मुंशी जी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य थे। यानी कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी व्यक्ति कौन थे? KM मुंशी जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है साथियों, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमाचारी थे। ये ध्यान रखिएगा, सी का पहला है। ठीक है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, यानी कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे VT कृष्णमाचारी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये रियासतों की तरफ से आए थे तो आप बताइए क्या इनका निर्वाचन हुआ था, क्या इनका नॉमिनेशन हुआ था, या ये नामित हुए थे या निर्वाचित हुए थे? कमेंट में बताइएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, समझे होंगे साथियों कि जो संघ संविधान समिति थी, हमारी संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से काम किया था। उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। एक समिति संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ध्यान रखिएगा, इसका मुझे आंसर बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, BN राय साहब हैं, संवैधानिक सलाहकार थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और आप ये देखिए, इस क्वेश्चन का महत्व देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव, उनका बेनगल नरसिंह राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। ठीक है, कन्फ्यूजन कर जाते हैं लोग, ज़्यादातर डॉक्टर अंबेडकर से रिलेट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लोग, तो कन्फ्यूजन में मार देते हैं ये आंसर। आगे बढ़ते हैं तेजी से। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, BN राव साहब ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसे ध्यान रखिए, करंट में बहुत न्यूज़ में है ये खबर, क्वेश्चन इससे बनेगा पक्का। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा, संविधान का पहला प्रारूप कौन तैयार कर रहे हैं? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव साहब, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उस पर विचार किया गया प्रारूप समिति द्वारा, उसमें आवश्यक संशोधन किए गए, परिवर्तन कर दिए गए, उसके बाद उसका ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने रखा प्रारूप समिति ने। ये जरूर याद रखिएगा, BN राव ने जो मूल प्रारूप तैयार किया था, पहला प्रारूप संविधान का तैयार किया था, उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, अभी हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा साथियों। अब क्वेश्चन को इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, अंगीकृत हुआ था संविधान 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डेट है, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी को हम ये बोलते हैं कि संविधान को संविधान सभा द्वारा आत्मीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ये सारे शब्द जो हैं वो समान हैं। ठीक है, एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूं मैं से। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत किया। जो शब्द मैं बता रहा था, संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणीय उपबंध लागू हो गए। ध्यान रखिएगा, ये नागरिकता के प्रोविजन, और इसी के बाद से जो हमारी संविधान सभा है वो अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करने लग गई थी, और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। 1935 का अधिनियम लागू तो खैर पहले से ही था, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने व पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है साथियों ये। ठीक है, ये बता रहा है कि हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया था, लेकिन चूंकि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था, इसीलिए हमने 2 महीने का वेट किया और 2 महीने बाद हमने संविधान को लागू कर दिया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता का प्रोविजन हुआ, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। यानी कि इस ड्यूरेशन में 1945 का अधिनियम तो था ही था, और ये प्रोविजन और लागू हो गए थे। क्वेश्चन इस तरीके से और पूछा जा सकता है कि संविधान के प्रावधान पूरी तरीके से लागू कब होने हैं, तो वो डेट भी आपकी 26 जनवरी 1950 है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, और इसकी जानकारी हमें कौन देता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना हमें ये बताती है कि हमारा संविधान कहाँ से ताकत लेता है हम भारत के लोगों से। वो ये बताती है कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या हैं, वो ये बताती है हमारे भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है,
और वो ये बताती है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्माकृत किया, ठीक है। और उसमें उसकी डेट लिखी गई है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं तेजी से। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, बिल्कुल फिर वही डेट 26 नवंबर 1949 स्वीकार कर लिया गया, यानी कि आत्माकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया है, ठीक है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, ठीक है, 26 नवंबर 1949 अपनाया गया। शब्द आप याद रखिएगा, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन ही है ये, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि साथियों 1930 में जो लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस ने ये तय किया कि हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाएंगे। और इसी दिन रावी नदी के किनारे उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। ये एक हमारे लिए हिस्टोरिक ऐतिहासिक पल था, इसीलिए हमने अपने संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी रखी, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वही बात, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, ठीक है। अब वो कारण पूछ रहा है कि भाई हमें ये बता दो, पीछे समझिएगा, पूरा क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि भाई 26 नवंबर को तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, हमने उसको अंगीकृत भी कर लिया, लेकिन हमने उसको लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया, पूरी तरीके से लागू हमने 26 जनवरी 1950 से ही क्यों किया, ठीक है। देखिए कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, बिल्कुल सही बात है, यही ज़्यादा, यह एक शुभ दिन था, ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आप चाहें 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, आप चाहें इसको पढ़ लीजिएगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था। और जब 2015 में डॉक्टर अंबेडकर का 125वीं जयंती थी, तो 2015 से ही हम फिर 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के तौर पर मनाने लगते हैं या मनाने लगे हैं। उससे पहले इसको हम राष्ट्रीय कानूनी दिवस के तौर पर मनाते थे, ध्यान रखिएगा। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप ये बताइएगा कि इस बार, क्योंकि नवंबर अभी निकला है, कि इस बार संविधान जो दिवस मनाया गया था वो किस थीम पर मनाया गया था, ठीक है। जरूर इसको रीड करिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, करंट का एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। इसकी जो थीम थी, जो संविधान दिवस 2025 की थीम थी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। क्या आपको लगता है कि संविधान हमारा स्वाभिमान है? बिल्कुल संविधान हमारा स्वाभिमान है। भारतीयों को अपनी और जो पहचाने हैं, वो जाति की हो, धर्म की हो, क्षेत्र की हो, उनको खत्म कर कर संविधान के बैनर तले एकजुटता दिखानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक है भाई, संविधान सभा इसीलिए तो बनाई गई थी कि वो बनाए और फिर उसे अपनाए। डेटें आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। संविधान, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत किया गया है, कौन कर रहा है? ये संविधान सभा कर रही है, ठीक है भाइयों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है।
इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगा आपको। पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी साथियों। उस समय की बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर अंबेडकर निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि वो संविधान सभा में कहाँ से गए थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका पूरा। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी की जो पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। बहुत महत्वपूर्ण है। ये डॉक्टर अंबेडकर के साथ स्थिति इसलिए पैदा हुई साथियों, क्योंकि पहले डॉक्टर बंगाल से आए थे। ठीक है, उस समय का जो बंगाल था, ठीक है, बंगाल के पूर्वी भाग से। ठीक है, पश्चिमी भाग अभी हमारे पास है, पूर्वी भाग जो उस समय का बांग्लादेश होगा, और वो हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप बाय इलेक्शन की जरूरत पड़ी डॉक्टर अंबेडकर को। ठीक है, सारी जगह बाय इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ये जो विभाजन हुआ था, इसकी वजह से कुछ सीटें संविधान सभा की जरूर डिस्टर्ब हुई होंगी। ठीक है, वो एरिया जो पाकिस्तान में चला गया था, उसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और डॉक्टर अंबेडकर बाद में बाय इलेक्शन लड़ते हैं मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय क्षेत्र से, फिर वो संविधान सभा पहुंचते। ध्यान रखिएगा, पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम और जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि एम आर जयकर जी, भाई क्योंकि पूना वाला जो क्षेत्र था ये तो इफेक्टेड था नहीं, यहाँ से पहले से ही निर्वाचित होकर बैठे हुए थे एम आर जयकर साहब। एम आर जयकर जी से त्यागपत्र दिलवाया, फिर बाय इलेक्शन होता है और फिर डॉक्टर अंबेडकर वहाँ जाते हैं। ये भी इस एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। यद्यपि पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। बिल्कुल सही बात है, पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे, अतः उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया, अतः ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन उसका ठीक है कि भाई पश्चिम बंगाल भी तो है, लेकिन वो पूर्वी बंगाल से गए थे, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा जरूर। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में एवं मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों। आगे हाँ, इसको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान, इसमें कथन और उसका कारण। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसमें 4 ऑप्शन आप देखेंगे। पहले मैं इसका थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ आपको, कि पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि दोनों ऑप्शन सही हैं कि गलत हैं। ठीक है, फिर कथन ये है और उसका कारण, उनमें हम इंटरलिंक ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन से समझाता हूँ आपको। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बताइए। हाँ, बिल्कुल करता है। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे राज्य के जो नीति, अब आवश्यकताओं की पूर्ति, एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमें मूल अधिकार चाहिए, और मूल अधिकारों की गारंटी कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। तो एक तरीके से संविधान देश की, मतलब उनके नागरिकों की ज़रूरत पूरी कर रहा है। इधर आप डीपीएसपी की बात करेंगे तो डीपीएसपी में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयरिज्म की बात कर रहा है, कल्याण, लोगों के कल्याण की बात कर रहा है, गरीब शोषित और वंचित लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कथन पहला सही है कि भारत का जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब इसकी रीजनिंग देखते हैं, कारण देखते हैं कि क्या एक्सप्लेन कर रहा है। इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट तो ये भी सही है कि ग्रहीत संविधान कहा जाता है, क्योंकि
हमारे संविधान के कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो दूसरे देश के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो इसीलिए हमारे संविधान को ग्रहीत संविधान कहा जाता है। लेकिन स्टेटमेंट तो आपके दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन ये जो कारण है वो कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। मैंने जो एक्सप्लेन किया है, अगर वो आपके कथन में होता कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, हाँ, वो नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, वो डीपीएसपी के माध्यम से राज्यों के वेलफेयरिज्म की बात करता है, नागरिकों के वेलफेयरिज्म की बात करता है, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि दोनों कथन तो वही सही हैं, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। हमेशा इन क्वेश्चनों को साथियों आपको ऐसे ही करना है। पहले आप उनमें इंटर रिलेशन ना ढूंढें, पहले आप ये चेक करें कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। जब अगर अगर मान लीजिए इसमें आर गलत हो जाता, तो ए और आर अगर मान लीजिए गलत हो जाता है इसमें, ठीक है, असत्य हो जाता, तो ए बी और डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते। या मान लीजिए ए खत्म, ए आपका गलत हो जाता, ठीक है, तो ए बी सी ऑप्शन खत्म हो जाते। ये पेपर सॉल्व करने का तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय पूरा ज्ञान हो। आपको ट्रिक्स के माध्यम से, एक विवेक के माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि जो वयस्क मताधिकार है 18, उस समय 21 साल उम्र थी, कि वयस्क मताधिकार मतलब 21 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वोट देने का अधिकारी होगा। संविधान सभा में एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि इस प्रोविजन को आप 15 साल के लिए स्थगित कर दीजिए। उनका नाम आपसे पूछ रहे हैं, और ये थे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ये कह रहे थे कि इनडायरेक्ट वे में मौलाना आज़ाद एडल्ट फ्रेंचाइजी को कुछ समय के लिए रोकने के पक्षधर थे, 15 वर्ष रोकना चाहते थे। ठीक है, उनकी अपनी कुछ सोच रही होगी। इसका विरोध हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने, और वो बहुत ज़्यादा समर्थक थे एडल्ट फ्रेंचाइजी के। उन्होंने इसको डलवाया कि हर व्यक्ति जो 21 साल से ऊपर का है वोट देने का अधिकारी होगा। ठीक है साथियों, एक दो क्वेश्चन और रह गए, इन्हें सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को। निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इतने आइडियलिज्म की बात केवल गांधी जी ही कर सकते हैं साथियों। ठीक है, गांधी जी का ये कहना था कि कांग्रेस का निर्माण भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हुआ था। अब भारत स्वतंत्र हो चुका है, या जब भारत स्वतंत्र हो तब उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है, इसलिए इस संस्था को खत्म कर देना चाहिए। कुल मिलाकर वो इस बात के लिए आशंकित थे कि हाँ, इस संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए देश प्रायोरिटी पे नहीं है, उनके लिए व्यक्तिगत इच्छाएं प्रायोरिटी पे है। अंदेशा था गांधी जी को, और गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि आप खत्म करिए कांग्रेस को, इसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, तेजी से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये था कि संविधान क्या है अपने आप में। संविधान एक किताब है, पन्नों पे कुछ लेटर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों को अगर आपको महत्वपूर्ण बनाना है, ठीक है, तो इस संविधान को लागू करने वाले जो लोग हैं वो तय करेंगे इस बात को कि संविधान कितना प्रभावशाली होगा। और उसके लिए फिर उन्होंने कहा था कि कुछ ईमानदार लोग देश को चाहिए जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा। वो आसानी से देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और प्रभावी तौर पर संविधान को लागू कर देंगे अपने देश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये स्टेटमेंट, इसको आप अपने आप देखिएगा साथियों, इस स्टेटमेंट को, संविधान इसको भी आप खुद देखिएगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15 महिलाएं सदस्य थीं, ये मैंने आपको बताया है। कुछ महिलाओं के आप नाम जरूर याद रखिएगा। सरोजनी नायडू जी हुई और कई सारी महिलाएं थीं। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो अंतरिम सरकार थी, ठीक है, जिसके हेड नेहरू जी, जिसके उपसभापति नेहरू जी थे, उसमें कौन कौन महिलाएं शामिल थीं? इस अंतरिम सरकार में 3 महिलाएं थीं और उनके पास क्या क्या पद थे, कौन कौन सा विभाग था, इसको आप जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जय हिंद।